हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी आर हेयर डिस्कसिंग अबाउट सोशल ड्यूटी ग्रेड 6। हम देखिए आपकी बुक में पार्ट 3 जो सिविक्स है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की जो विभिन्नता है और जो भेदभाव है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल की लास्ट क्लास में देखिए हमने पढ़ा था अंबेडकर जी के बारे में। उन्हीं के बारे में कंटिन्यू करते हैं कि हमने पढ़ा था अंबेडकर जी हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में मदद की थी और इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और वो दलित समुदाय से बिलोंग करते थे। उन्होंने सत्याग्रह किया था, उन्होंने लॉ की स्टडी पूरी की थी और अगर जितना ब्रॉड जानते हैं उसके बारे में, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो उनके पास 33 डिग्रियाँ थी, 33। आगे देखिए, इट वॉज ही हु मेड एंडलेस एफर्ट टू गेन एंट्री फॉर द दलित्स इन टू द टेम्पल। कि देखिए जो दलित समुदाय के लोग, जो नीची जाति के लोग होते थे, उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पूरे प्रयास किए कि उनको भी मंदिरों में जाने की इजाज़त दी जाए और एट लास्ट वो अपने काम में सक्सेस भी होते हैं। लेटर ऑन इन लाइफ, अपने लाइफ के आखिरी टाइम पर, ही टूक अप बुद्धिज़्म, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया एंड कवर्ड टू बुद्धिज़्म दैट ट्रीटेड ऑल ऑफ देम इक्वली। और उन्होंने वहाँ पे बताया भी और जाना भी कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, वो समान है, कि अपनी मर्जी से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका पूजा पाठ कर सकते हैं। ये अधिकार हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ही वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम बंगाल इन नवंबर 1946। ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इनको नवंबर 1946 में बंगाल से संविधान सभा का सदस्य चुना गया। ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, कि एक प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसके ये अध्यक्ष थे। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, हमारा पूरा जो संविधान है वो इसी के ऊपर बेस था। लेटर एज लॉ मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, और फिर बाद में उनको मंत्रिपरिषद में कानून मंत्री भी बनाया गया। भारत के जो पहले कानून मंत्री की बात करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ही थे। ही डिड मच फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स। उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारा प्रयास किया जो अनटचेबल हैं, जो छुआछूत लोग हैं, उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए। ही राइटली बिलीव्ड दैट द दलित हैड टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प फॉर देमसेल्व्स, कि उन्होंने इस बात को प्रूव किया, चाहे वो दलित समुदाय से हैं फिर भी वो ऊपर उठ सकते हैं और समाज में रहने वाले लोगों की सहायता कर सकते हैं। दे हैड टू पुट अप ए ब्रेव एंड यूनाइटेड फ्रंट इन ऑर्डर टू ब्रेक अवे फ्रॉम द बाउंडेज ऑफ कास्टिज्म, कि उन्होंने कहा लोगों को जाति पाति जो भेदभाव है इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। एंड हेल्प टू वर्क टुवर्ड अ सोसाइटी दैट गेव रिस्पेक्ट टू ऑल एंड नॉट जस्ट अ फ्यू, कि ऐसा नहीं कि हम समाज में रहने वाले कुछ ही लोगों का साथ दें, कि समाज में जितने भी सोसाइटीज़ होती हैं, ये जो भी किसी भी जाति भाषा या धर्म का समुदाय है, हमें सभी को ऊपर उठाने के प्रयास करने चाहिए। ऐसा अम्बेडकर जी का मानना था। लास्ट देखिए, नीड फॉर एन इंटीग्रेटेड सोसाइटी, कि हमें इंटीग्रेटेड सोसाइटी की ज़रूरत क्यों है। A significantly large number of people in the country are illiterate and poor, कि अगर हम बात करते हैं एजुकेटेड पीपल की और अनएजुकेटेड पीपल की, तो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गरीब हैं और अनएजुकेटेड हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो हमारे देश के अंदर ही रहते हैं। वी हैव स्कैंटली रिसोर्सेज, और जिनके पास जो साधन हैं वो भी बहुत कम हैं। इफ़ वी रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, अगर हम डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट करते हैं, वी वुड बी एबल टू इन्वॉल्व ऑल सोशल ग्रुप इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि हम अपने राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र बनाना मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, राष्ट्र बनाने का मतलब है एकता का परिचय देना, आर्थिक विकास करना, सभी तरह की संस्कृति को बना के रखना। वी शुड नॉट प्रैक्टिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इनइक्वलिटी ऑफ स्किल्स। इनइक्वलिटी असमानता, और स्किल्स होता है कौशल, की आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, क्या क्या काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से या स्किल के आधार पर लोगों से भेदभाव समाज के अंदर नहीं करना चाहिए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन पीक ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर पीपल आउट ऑफ आवर डेवलपमेंट एफर्ट्स, कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे विकास को प्रभावित करती है। अगर देखिए हम भेदभाव करेंगे तो हमारे समाज का कुछ हिस्सा ही ऊपर उठ पाएगा, और जो हम ये कहेंगे लोअर कास्ट के लोग हैं या जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नेशन इंटीग्रेसी की आवश्यकता है। बैकअप में देखते हैं कि लेट्स रैप आपका जो चैप्टर है क्या कहता है। द वर्ड हिस्ट्री
इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टो मीन नॉन दिस। ये देखिए हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। और जो हिस्टो वर्ड है इसका मतलब है नॉन दिस, जानना। द ओल्ड स्टोन एज कोरस्पॉन्डेंस रफली 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स अगो। ये चीज़ भी हम पढ़ के आए हैं कि जो पाषाण जो युग है, जो पत्थर का जो समय था वो 2 मिलियन से 12,000 वर्ष पहले तक था। मैन स्टार्टेड यूज टू टूल इन स्टोन एज। सबसे पहले जो इंसान ने जिन औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया वो पत्थर के बने होते थे। द कंट्री हैज़ ऑल द 3 क्लाइमेट दैट इज़ विंटर, समर एंड रेनफॉल। कि हमारी जो कंट्री है यहाँ पर गर्मी, सर्दी और बारिश का सीज़न होता है, कि तीनों ऋतुएं हमारे भारत में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंसेस हैं कि कहीं पर सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बारिश का सीज़न है, कि भारत में ये तीनों चीज़ें एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी आर हेयर डिस्कसिंग अबाउट सोशल ड्यूटी ग्रेड 7th। देखिए हम सिविक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपका चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। इसमें हमने जाना था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी किस तरह की जो डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन ने दी थी उसका क्या मतलब है। फिर हमने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन था डेमोक्रेसी के बारे में उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी है उसके फीचर्स क्या हैं। कि फीचर्स का मतलब क्या है, विशेषताएं। कि डेमोक्रेसी ऑफ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि डेमोक्रेसी एक सबसे बढ़िया प्रकार है सरकार का पूरे विश्व के अंदर। कि ऐसा माना जाता है कि जो प्रजातंत्र है वो देश को चलाने की सबसे बढ़िया विधि है। बट इट कैन क्लेम टू बी सुपीरियर्स दैट ऑल अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर। कि बट इट कैन क्लेम टू बी सुपीरियर, कि ये जो है हम किस तरीके से दावा कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे सुपीरियर है, सबसे बेहतर है, दैट ऑल अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। की और बाकी जितने भी सरकारें हैं उन सबसे बढ़िया है डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर। तो इस चीज़ की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि कुछ कारण हैं कि डेमोक्रेसी है वो विश्व में मान्य है और सबसे अच्छी है। देयर आर सर्टेन इसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि देयर आर सर्टेन में निश्चित, इसेंशियल जरूरी, कुछ जरूरी शर्तें हैं जिसके कारण डेमोक्रेसी क्या होती है, सक्सेसफुल होती है। और इसीलिए माना जाता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बहुत बढ़िया है। देखिए डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन परसुएशन नॉट फोर्स। कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों की इच्छाओं पर निर्भर है, नॉट फोर्स, ना कि किसी के दबाव में आके कार्य करे। इट इज़ द विल ऑफ द पीपल नॉट फोर्स विच इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि हमारी जो प्रजातांत्रिक सरकार है उसका आधार क्या है, विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छाएं। लोगों की इच्छाएं तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन कैसी हो, ऐसी इच्छाएं जो पूरी सोसाइटी का फ़ायदा करे, पूरे देश का फ़ायदा करे। ऐसी इच्छाएं जो आपके देश को आगे बढ़ाए, जो प्रशासन को फ्लेक्सिबल बनाए, नॉट फोर्स, बिना किसी दबाव के, और लोगों की इच्छाओं के साथ जो सोसाइटी के फेवर में है, डेमोक्रेसी को कंटिन्यू किया जाता है। देयर फोर पीपल शुड बी एनलाइटेड। कि इसीलिए जो लोग हैं वो क्या है, प्रकाश में है। इनलाइटेड का मतलब क्या है कि सही तरीके से कंफर्टेबल डेवलपिंग जो सिचुएशन है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो सब चीज़ें। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी हाईली एजुकेटेड। ये ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहीं पर होगी जहाँ हाईली एजुकेटेड लोग होंगे। मतलब देखो पूरे देश के अंदर सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं हो सकते, लेकिन अब जैसे भारत का एग्जांपल ले लेते हैं कि भारत में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। क्या सभी लोग भारत में पढ़े लिखे हैं? नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, प्रजातांत्रिक सरकार है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने सभी लोगों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया है, चाहे वो एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं। दे मे नॉट पोजेस यूनिवर्सिटी डिग्रीज। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास विश्वविद्यालय की डिग्रियां हों तो ही आप प्रजातांत्रिक सरकार को चला पाएँ। बट दे शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, एक्टिव एंड सोशली रिस्पॉन्स। लेकिन देखिए पढ़े लिखे नहीं हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए, जो सूचनाएं हैं वो सही तरीके से प्रसारित हों, एक्टिव हों, आप जागरूक होने चाहिए, एंड सोशल रिस्पॉन्स, समाज की जिम्मेदारियों को संभालने के लायक होने चाहिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज एन इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीति में क्या नया चल रहा है, लोग कैसे
नेताओं को चुनते हैं, नेता किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या नई स्कीम हमारी राजनीतिक सरकार है उसने निकाली है, और उस स्कीम से लोगों को कहाँ तक फ़ायदा होगा, कितना बजट हमारी सरकार ने किस डिपार्टमेंट के लिए बनाया है, इस तरह की चीज़ों के बारे में जानना पॉलिटिकल अवेयरनेस कहलाता है। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? रिप्रेजेंटेटिव के लिए। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो भी कैंडिडेट है, जो भी उम्मीदवार है जो राजनीति में आना चाहता है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली when voters are enlightened, well informed and capable of evaluating respective merits of different पता ये शायद आप देखिए, हम मेरिट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हम वर्ड यहाँ पे टैग कर सकते हैं। देखिए समझिए, इट इज़ पॉसिबल कि ये सब चीज़ें तभी संभव है व्हेन वोटर्स आर एनलाइटेड, जब हमारे मतदाता जागरूक हैं, कि हमारे मतदाता एक्टिव हैं, हमारे मतदाता अकाउंटेबल हैं, वेल इन्फॉर्म्ड, सही सूचनाएं उनको मिलती हैं, एंड कैपेबल ऑफ इवेलुएटिंग, और सही तरीके से वो चीज़ों का मूल्यांकन करने में सक्षम है। रिस्पेक्ट मेरिट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कि राजनीति में जो अलग अलग चीज़ें हैं उन सब का हम आदर करें, या उन सबको हम इस तरीके से समझें क्या वो सोसाइटी के फेवर में हैं, अगर हैं तो कहाँ तक हैं। तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिटिकल अवेयरनेस कहलाएगा। और ये क्या है? अपने आप में डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा फीचर है कि मतदाता जागरूक हैं और प्रशासन में एक्टिव भागीदारी उनकी है। नेक्स्ट देखें, इनलाइटेड एंड वाइज लीडरशिप, कि बुद्धिमत्तापूर्ण जो नेतृत्व है वो कैसे होता है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट इनलाइटेड वोटर्स आर लेड बाय वाइज एंड इनलाइटेड लीडरशिप, कि अब देखिए, अगर सरकार को सही तरीके से चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, प्रशासन को आगे बढ़ाना है, सोसाइटी को कंफर्टेबल जोन में लेके आना है, तो क्या करना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, और सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। इन लार्ज कंट्रीज पीपल कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव देमसेल्फ, कि बड़े बड़े देशों में जो आम जनता है, पीपल का मतलब क्या है? आम जनता है, वो सीधे तौर पर प्रशासन में भाग नहीं लेती। अब जैसे इंडिया को देख लीजिए, इंडिया एमपी और एमएलए के इलेक्शन में तो भाग लेती है, लेकिन क्या जो हमारी मंत्रिपरिषद बनती है, या जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर जो आपके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, क्या उनमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आगे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। They need political leaders to represent them in the legislature. They need political leaders. वहाँ पर राजनेताओं को ज़रूरत होती है खुद को लेजिस्लेचर में प्रूव करने की कि हम जनता की तरफ से उनका मत आपके सामने रख रहे हैं। Elections are an important part of democracy. Elections, चुनाव, डेमोक्रेसी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अब जैसे देखिए, आपके गांव के अंदर अगर सरपंच के चुनाव होते हैं, तो गांव में जितने भी मतदाता हैं, जो भी इंसान आपके गांव में 18 साल से ऊपर है, उसको वोट डालने का अधिकार है। उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड मतलब कि वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड और आधार कार्ड हो तो आप वोट डालने जा सकते हैं। तो हमने क्या किया? अपने गाँव के सरपंच को चुनने में भागीदारी निभाई। तो हमने क्या किया? डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया ना, कि लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही सरपंच चुना जाएगा। जितने वोट हम डालेंगे, हम मतलब जितने भी मतदाता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक इंसान को एक ही वोट डालने का अधिकार है, और उसकी जो काउंटेबल होगी वो भी 1 ही होगा। तो जब हम प्रशासन में भागीदारी लेते हैं तो हमारा जो प्रशासन है वो सही तरीके से चलता है। अब जैसे सरपंच के इलेक्शन की बात करते हैं कि कोई भी इंसान जो 21 साल का है वो सरपंच के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, कि जो भी कंडीशंस हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करके आप प्रशासन में भागीदारी निभा सकते हैं। वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड बाय लीडर इन पब्लिक मीटिंग। पब्लिक मीटिंग मतलब देखिए, आप न्यूज़पेपर में एक वर्ड पढ़ के आते हैं, खुला दरबार, कि आज हेलो जागरण की तरफ से खुला दरबार लगाया जाएगा, लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। तो वहाँ पर जैसे देखिए, हम बिजली की शिकायत करके आते हैं, या फिर हम जैसे साफ़ सफाई की शिकायत करके आते हैं, किसी भी तरह की, या बस सर्विस नहीं है, या बिजली समय से नहीं आती, या पानी की सही व्यवस्था नहीं है, या हमारे गांव के स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ जो एक पब्लिक परेशानी है, उसको हम जनता है वो अपने राजनेताओं के सामने रखती है पब्लिक मीटिंग के दौरान। If wise, educated and enlightened leaders from the government, the country will have an efficient democratic government। कि देखिए, अगर हमारा राजनेता है वो बुद्धिमान है, वो लोगों को साथ लेके जागरूकता के साथ काम करता है, तो हमारी जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। कल पढ़ेंगे फाउंड पब्लिक ओपिनियन, की जो आम जनता होती है वो डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं। आई होप आपको चैप्टर अंडरस्टूड हुआ होगा। प्लीज़ रीड द चैप्टर
पेज 117, 118 and 119. Thank you. Hello students, good morning. We are here discussing about social duty grade 8th. देखिए हम पढ़ रहे थे सिविक्स के बारे में। सिविक्स में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन की जो राष्ट्रीय एकता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि नेशनल जो यूनिटी है वो क्या है। तो हमने देखिए बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि जोग्राफिकल जो डिफरेंसेस है वो क्या होते हैं, इंडियन डाइवर्सिटी में कल्चरल फैक्टर क्या हैं। उसके बाद हमने संविधान के बारे में पढ़ा कि संविधान में 22 भाषाएँ हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, और जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो क्या है। उसके बाद हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो कौन सी। आई होप यू कीप इन माइंड कि विच लैंग्वेजेस आर मोस्ट स्पोकन इन इंडिया। देखिए आज हम पढ़ेंगे फैक्टर प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन कि कौन से फैक्टर हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देते हैं। तो फर्स्ट देखिए आवर कस्टम, हैबिट एंड हेरिटेज। आवर कस्टम मीन्स देखिए ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे कि हमारे रीति रिवाज, हमारी आदतें और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत हैं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि संवैधानिक अधिकार हैं वो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देते हैं। देखिए जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। The value of socialism and secularism have greatly helped the cause of national integration. The value of socialism कि समाज के नियम जो हमारे हैं एंड सेकुलरिज्म और हमारी जो धर्म निरपेक्षता है कि भारत में कोई भी इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी पूजा पाठ कर सकता है, उसके लिए शिक्षण संस्थाएं खोल सकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं या ऐसी जो कारण है वो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाते हैं। एवरी इंडियन शुड वर्क टुगेदर टू प्रोमोट द अबव कॉन्सेप्ट। और सभी भारतीय लोग इन सब चीज़ों पर मिल करके एक साथ काम करते हैं ताकि नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाया जा सके। फैक्ट देखिए, गांधी जी फोर्ट फॉर द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन होता है त्यागना, अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत, यानी कि मतलब कि ये मानना कि ये हमारी जाति का नहीं है, ये हमसे छोटी जाति का है, इनका रंग ऐसा है, ये पढ़े लिखे नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था उसके लिए गांधी जी ने भी प्रयास किए। और अगर आपको याद है इस चीज़ पर सबसे बड़े तरीके से किसने काम किया था तो वो थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो खुद दलित जाति से थे और उन्होंने उनको ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। देखिए हम पढ़ रहे थे फैक्टर प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। तो आवर कस्टम, हैबिट एंड हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। उसके बाद आता है नेशनल फेस्टिवल्स कि हमारे जो त्यौहार हैं वो भी हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाते हैं। कैसे? नेशनल फेस्टिवल लाइक इंडिपेंडेंस डे कि हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं जैसे हमारा आज़ादी का दिन, इफ़ यू रिमेंबर 15 अगस्त, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जैन, नेशनल इंटीग्रिटी डे 15 नवंबर एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री कि हमारे भारत के लोग इन सभी त्योहारों को एक साथ मिलकर खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल इन आवर स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिसेज कि ये ऐसे त्यौहार हैं जो राष्ट्रीय त्योहारों का जिनको दर्जा दिया गया है कि जो पूरा देश एक साथ और एक ही दिन मनाता है। तो आप देखते हो आपके स्कूल में 15 अगस्त को फंक्शन होता है, 26 जनवरी को फंक्शन होता है। इस तरीके से जो हम क्या करते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं इनको हम सेलिब्रेट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे देश के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं वो बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट देखिए नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम कि राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गान ये भी हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते हैं। आप देखते हो ना कि स्कूलों में हर रोज़ असेंबली के बाद आपका नेशनल एंथम होता है, तो वो किस लिए होता है? अपने देश के लिए रिस्पेक्ट जो हमारी है उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। ऑल इंडियन गिव रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग विच रिप्रेजेंट आवर करेज, सेक्रीफाइस, ट्रुथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑल इंडियंस की सभी भारतीय लोग इज्जत करते हैं, आदर देते हैं किसको? अपने राष्ट्रीय झंडे को, उसके साहस को, उसके बलिदान को, उसकी सच्चाई को, शांति को और उसकी समृद्धि को। कि देखिए हमारा जो फ्लैग है उसके अंदर जो कलर हैं वो दीज आर नंबर इन 4 कि देखिए जो आपका सबसे ऊपर जो मैजेंटा कलर होता है वो हमारी वीरता का प्रतीक है, देन वाइट आपकी शांति का प्रतीक है, ग्रीन आपकी समृद्धि का प्रतीक है और जो ब्लू चक्कर है वो कंटिन्यू काम करने का प्रतीक है।
वी आर इंस्पायर्ड बाय द नेशनल एंथम इन विच वी सिंग अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, कि जब हम नेशनल एंथम अपना गाते हैं सीधे खड़े होकर देश के प्रति गर्व से हमारा जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। और देखिए जो मैं आपको एक छोटा सा माइनर चीज़ें हैं आपको इसके साथ ही बता देती हूँ कि हमारा जो नेशनल एंथम है उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और हमारा जो नेशनल एंथम है इसके लिए इसमें 5 पैराग्राफ हैं। और तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है गीतांजलि बुक से इसको लिया गया है कि हम सिर्फ पहले पहरे को ही गाते हैं, जिसको R.N. टैगोर ने लिखा है। आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इंक्लूड द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वो भी हमें देशभक्ति की भावना से भर देता है। नेक्स्ट देखिए रीजनल इंटर डिपेंडेंस। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, इंटरडिपेंडेंस दो एक दूसरे पर आधारित हैं। वी हैव डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स, कि हम अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हमारे हर क्षेत्र की हैं। एंड क्लाइमेट इन डिफरेंट स्टेट, और अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्लाइमेट है। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं हरियाणा में इस समय पर अच्छी गर्मी है, जबकि J&K हिमाचल जैसे जो इलाके हैं वो थोड़े से ठंडे हैं कंपैरेटिवली हरियाणा। द क्रॉप वी ग्रो डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, सभी राज्यों में अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती हैं। देखिए ये इस बात को हमने पहले भी डिस्कस किया था इसी चैप्टर में। जैसे हरियाणा और पंजाब में गेहूं अच्छा होता है, आसाम में चाय का उत्पादन अच्छा होता है, इसी तरीके से यूपी में आपका गन्ना अच्छा होता है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। सो देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड क्रॉप्स फ्रॉम स्टेट टू अनदर। तो हम क्या करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक राज्य से सामान लेते हैं और उसके बदले में जो हमारे यहाँ पर ज़्यादा होता है उसको वो देते हैं। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं। तो वो भी हमारी क्या करता है, यूनिटी को बढ़ावा देता है ना, कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। वी गेट आइवरी फ्रॉम केरला, बैटर लीफ फ्रॉम तमिलनाडु एंड वीट फ्रॉम पंजाब। की देखिए मैंने आपको बताया कि अलग स्टेट्स में अलग अलग जो फसलें होती हैं तो वो कोई भी हो सकती हैं। आवर नेशनल पोएट लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती रोट में सॉन्ग्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन इन तमिल लैंग्वेज, कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और सुब्रमण्यम भारती हैं उन्होंने बहुत सारे देशभक्ति नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाले सॉन्ग लिखे हैं तमिल भाषा के अंदर। फैक्ट जोन में देखिए द पोएट राम प्रसाद द्विवेदी और पॉपुलर नोन एज प्रदीप रोट मैनी पैट्रियोटिक सॉन्ग, की जो राम प्रसाद द्विवेदी जी हैं इन्होंने बहुत सारे देशभक्ति से भरे हुए गाने लिखे हैं। सम ऑफ देम आर आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, कि इस तरह के जो सॉन्ग हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं जो देशभक्ति से परिपूर्ण। अब जैसे देखिए आप माँ तुझे सलाम, इंडियन, या फिर जैसे वंदे मातरम, गांधी, इस तरह की मूवी देखते हैं तो हमारा मन क्या हमारा मन है वो गर्व से भर उठता है कि हम इंडियंस हैं। ही रोट मैनी सॉन्ग्स फॉर इंडियन फीचर फिल्म्स, कि भारतीय जो सिनेमा की फिल्में हैं उसमें उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं। थैंक यू, आज इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा।